स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी जिसको हम कहते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। जैसे हमने फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ा था, अभी अपन इलस्ट्रेशन करेंगे, जैसे हम लोगों ने फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ा था वैसे ही आज मैं आपको बताने जा रहा हूं फैमिली ऑफ सर्कल्स। फैमिली ऑफ सर्कल्स, ध्यान दें, आज मैं बताने जा रहा हूं, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं फैमिली ऑफ सर्कल्स। बिल्कुल ध्यान देंगे। बिल्कुल ध्यान देंगे। अब फैमिली ऑफ सर्कल्स, अगर ध्यान फैमिली, मैंने पहले ही आपको फैमिली ऑफ कर्व के बारे में बताया था। फैमिली ऑफ कर्व मतलब, फैमिली ऑफ कर्व का होता है एक ऐसे ग्रुप ऑफ कर्व, एक ऐसे कलेक्शन ऑफ कर्व जिनमें सब में कोई एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी हो। फैमिली ऑफ सर्कल, याद करो, किसी भी फैमिली ऑफ कर्व क्या मीनिंग होता है? फैमिली ऑफ कर्व का सिंपल मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ कर्व, कलेक्शन ऑफ कर्व, ऑल हैविंग कॉमन ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। ग्रुप ऑफ कर्व या कलेक्शन ऑफ कर्व ऑल हैविंग कॉमन ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, तो हम कहते हैं फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ सर्किल का मतलब होगा ऐसा ग्रुप ऑफ सर्किल, ऐसा कलेक्शन ऑफ जिनके बीच में एक कॉमन ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी हो। फैमिली ऑफ लाइन अगर आपको याद है तो फैमिली ऑफ लाइन में एक ही फैमिली आपने पढ़ी थी और वह फैमिली थी L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। कौन सी फैमिली थी? L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, बस एक फैमिली पढ़ी थी। लेकिन अब हम फैमिली ऑफ सर्कल्स में अंदर काफी सारी फैमिली है, मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा और आप हर फैमिली पर ध्यान देंगे। सुनो, फैमिली ऑफ सर्कल्स को हम लोग दो ब्रॉड कैटेगरी में बांट देते हैं। फैमिली ऑफ सर्कल्स को हम लोग दो ब्रॉड कैटेगरी में बांट देते हैं। पहला होता है यूजिंग टू सर्कल्स और दूसरा होता है यूजिंग लाइन एंड सर्कल। फैमिली ऑफ सर्कल को हम दो ब्रॉड कैटेगरी में बांट देंगे। पहला होगा, फैमिली ऑफ सर्कल को दो ब्रॉड कैटेगरी में बांट देंगे। पहला हो जाएगा यूजिंग टू सर्कल्स और दूसरा हो जाएगा यूजिंग लाइन एंड सर्कल। चलिए बात करते हैं यूजिंग टू सर्कल्स एंड यूजिंग लाइन एंड सर्कल की। ध्यान देखिए, यूजिंग टू सर्कल्स, बिल्कुल फैमिली ऑफ सर्कल पर ध्यान देंगे, जो बातें मैं कहने जा रहा हूं उनको सुनेंगे। अगर एक सर्कल है S1 और दूसरा सर्कल है S2, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट, इन दोनों के, आइए केवल आपके बैच में नीले रंग का इस्तेमाल करता हूं, बाकी बैचों को देखने को भी नहीं मिलता। इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलने वाले कितने सर्किल होंगे? इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलने वाले इनफाइनाइट सर्किल होंगे, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ध्यान देना, एक सर्किल अगर S1 है और दूसरा सर्किल S2 है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलने वाले किसी भी सर्किल की इक्वेशन हम लिख सकते हैं S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। ये हो गई फैमिली 1। अगर दो सर्किल इंटरसेक्टिंग है तो उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलने वाले किसी भी सर्किल की इक्वेशन S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 ली जा सकती है। यहां पर एक शर्त होगी कि लैम्डा -1 नहीं होना चाहिए। क्यों 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 क्यों? क्योंकि अगर लैम्डा -1 होगा तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 आपको सर्किल नहीं देगी बल्कि कॉमन कॉर्ड यानी लाइन दे देगी। ध्यान रखना, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0, जहां S1 का मतलब कोई पावर ऑफ पॉइंट नहीं है, S1 का मतलब है पहले सर्किल की इक्वेशन। जैसे लाइन में हुआ करता था, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 आपको देता था L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से निकल कोई भी लाइन, वैसे ही S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 आपको देगा S1 और S2 से इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलने वाला कोई भी सर्किल। लैम्डा के अलग 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 वैल्यू रखते जाएंगे, आपको अलग 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 सर्किल मिलते जाएंगे और ये सारे के सारे अलग अलग सर्किल हमेशा कहां से पास करेंगे? S1 और S2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से। बस यहां एकलौती बात यह है कि लैम्डा को -1 मत कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि लैम्डा अगर -1 हो जाएगा
तो भी आपको एक कर्व तो मिलता है जो S1 S2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होता है, लेकिन वह कर्व अब की बार सर्किल ना होके क्या है, लाइन। इस बात पर विशेष ध्यान देना। यह हो गई पहली फैमिली। इसको मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं ताकि मन मंदिर में बिल्कुल बैठ जाए, खोपड़िया में बस जाए। सुनो ध्यान से। अगर एक सर्किल की इक्वेशन S1 इक्वल टू 0 है और दूसरे सर्किल की इक्वेशन S2 इक्वल टू 0 है, तो S1 और S2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलने वाले किसी भी सर्किल की इक्वेशन आप ले सकते हैं S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। बिल्कुल ध्यान रखें इस बात को। ये आ गया, ये हो गई फैमिली 1। यहीं पर हम फैमिली 2 की बात करेंगे। अगर ये दोनों सर्किल इंटरसेक्ट करने के बजाय, अगर ये दोनों सर्किल इंटरसेक्ट करने के बजाय टचिंग हो जाए, टचिंग कि सिर्फ टच कर रहे हैं, तो इस टचिंग पॉइंट पे, इस टचिंग पॉइंट पे टच करने वाले कितने सर्किल होंगे, इनफाइनाइट। देखो, टचिंग पॉइंट पे टच करने वाले, 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 तो टचिंग पॉइंट पे टच करने वाले सर्किल इनफाइनाइट होंगे। इनमें से भी किसी भी सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हैं S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। यहां पर भी लैम्डा -1 नहीं होना चाहिए, एज S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 आपको दे देगी कॉमन टेंजेंट। जैसे अक्सर आपने सुना होगा, जैसे मां बाप वैसे बच्चे। बच्चे जो होते हैं वो मां बाप का परछाई होते हैं, रिफ्लेक्शन होते हैं। वो चीज यहां पर भी है। देखो, अगर ये दोनों सर्किल इंटरसेक्टिंग होंगे तो ये सारी फैमिली इन दोनों पॉइंट से निकलेगी, और अगर ये दो सर्किल टचिंग होंगे तो सारी फैमिली इसी पॉइंट पर एक दूसरे को टच करेगी। जो ज्योमेट्रिकल बात S1 S2 में होगी वही फैमिली में भी होगी, वही परिवार में भी जाएगी। अगर S1 और S2 आपस में इंटरसेक्टिंग होंगे तो S1 प्लस लैम्डा S2 जितने सर्किल बनेंगे वो सब इंटरसेक्टिंग होंगे इन्हीं दोनों पॉइंट पर। ठीक। और अगर S1 S2 दोनों टचिंग होंगे तो जितने भी सर्किल बनेंगे S1 प्लस लैम्डा S2 लेकर, वह सारे भी इसी पॉइंट पे टचिंग होंगे। ध्यान रखना, यहां पर भी लैम्डा -1 नहीं होगा, लैम्डा नॉट इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि अगर लैम्डा को आपने -1 रख दिया तो कॉमन टेंजेंट मिल जाती है। ध्यान रखें, अगर दो सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलने वाले किसी भी सर्किल की इक्वेशन हम ले सकते हैं S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। और अगर दो सर्किल टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलने, उनके टचिंग पॉइंट पर टच करने वाले किसी भी सर्किल की इक्वेशन हम ले सकते हैं S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। अगर सर्किल इंटरसेक्टिंग है तो फैमिली भी इंटरसेक्टिंग होगी, और सर्किल से टचिंग है तो फैमिली भी टचिंग होगी। ये दो फैमिली मैंने बताई दो सर्किल्स के यूज से। अब मैं बताऊंगा दो और फैमिली लाइन और सर्किल की मदद से। ध्यान से देखें, लाइन एंड सर्किल। फैमिली 3, तीसरा परिवार। अगर एक सर्किल है और एक लाइन है, सर्किल S इक्वल टू 0, लाइन N इक्वल टू 0। अगर ये दोनों इंटरसेक्टिंग हैं, क्या हैं ये दोनों? इंटरसेक्टिंग। तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले, तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले करोड़ों सर्किल होंगे। तो इस सर्किल और इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले किसी भी सर्किल की इक्वेशन आप लिख सकते हैं S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हैं? S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0, S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। यहां पर ही फैमिली 4, सर्किल के बहुत सारे परिवार हैं। अगर ये लाइन इस सर्किल को टच कर दे, अब जैसे मां बाप वैसे बच्चे, L इक्वल टू 0। पर ऐसा हमेशा ट्रू नहीं होता। ओके, अगर लाइन सर्किल को टच कर दे तो इसी पॉइंट पे टच करने वाले कितने सर्किल बनेंगे? इनफाइनाइट। इसी पॉइंट पे टच करने वाले कितने सर्किल बनेंगे? इनफाइनाइट। तो इनमें से किसी भी सर्किल की इक्वेशन आप लिख सकते हैं
एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। देखो दोनों फैमिली एक जैसी दिखती, लेकिन जैसे मां बाप वैसे बच्चे। अगर सर्किल और लाइन कटिंग होंगे तो सारी फैमिली कटिंग होगी, उन्हीं 2 पॉइंट से निकलेगी। और सर्किल और लाइन टचिंग होंगे तो सारी फैमिली भी टचिंग होगी, इस लाइन को इसी पॉइंट पे टच करेगी। क्या क्या फायदा है? फायदा यह है कि आप इस नए सर्किल की इक्वेशन सिंगल वेरिएबल के टर्म में लिख सकते हो, फालतू प्रपंच करने की जरूरत नहीं है। इस नए सर्किल की इक्वेशन सिंगल वेरिएबल के टर्म में लिख सकते हो। लैम्डा की कोई भी वैल्यू रखो, -1 को छोड़कर, आपको एक ऐसा सर्किल मिलेगा जो इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलेगा। लैम्डा की कोई भी वैल्यू रखो, -1 को छोड़कर, आपको एक ऐसा सर्किल मिलेगा जो इस पॉइंट पर दोनों सर्किल को टच करेगा। लैम्डा की यहां कोई भी वैल्यू रखो, आपको एक ऐसा सर्किल मिलेगा जो इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलेगा। और यहां पर लैम्डा की कोई भी वैल्यू रखो, आपको एक ऐसा सर्किल मिलेगा जो कि इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करेगा। ये हो गई 4 बेसिक फैमिली। ठीक है, 2 सर्किल को यूज करके कुछ फैमिलियां आती हैं और 2 लाइंस को यूज करके कुछ फैमिली आती हैं। अभी और भी 2 फैमिली बाकी हैं, टोटल 6 परिवार हैं इसके। कॉपी करिए पहले आप। फैमिली हम लोगों ने ऑलरेडी देख ली, ध्यान सुने, 4 फैमिली हम लोगों ने ऑलरेडी देख ली। इन 4 फैमिली के अलावा 2 और फैमिलीज हैं, आइए उनको भी देखें। ध्यान देखिए, यहां पर अब बताऊंगा फैमिली 5। एक लाइन अगर गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है x1 y1। ध्यान से सुनेंगे, अगर एक लाइन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है x1 y1, एक लाइन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है x1 y1। इस लाइन को इस पॉइंट पे, इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करने वाले कितने सर्किल होंगे? इनफाइनाइट। वो तो आप खुद भी सोच सकते हैं, फिर भी बता देता हूं। इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करने वाले ऐसे ऐसे इनफाइनाइट सर्किल होंगे, लाइक दिस। इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करने वाले इनफाइनाइट सर्किल होंगे। इनमें से किसी भी सर्किल की इक्वेशन आप ले सकते हैं, x माइनस x1 का होल स्क्वायर, y माइनस y1 का होल स्क्वायर, लैम्डा टाइम्स ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये लीजिए, अगर एक लाइन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और पॉइंट गिवन है x1 y1, इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करने वाले इनफाइनाइट सर्किल होंगे। और इनमें से किसी भी सर्किल की इक्वेशन आप ले सकते हैं, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और यहीं पर आखिरी फैमिली, छठी फैमिली, अगर एक पॉइंट है x1 y1 और एक और पॉइंट है x2 y2, 2 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2, 2 पॉइंट गिवन है। इन 2 पॉइंट से कितने सर्किल निकल सकते हैं? करोड़ों सर्किल निकल सकते हैं। आइए 1-2 बना दें। इन 2 पॉइंट से करोड़ों, अरबों, खरबों, अनगिनत सर्किल निकल सकते हैं। चलिए, इन 2 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्किल निकल सकते हैं। तो इन 2 पॉइंट से निकलने वाले किसी भी सर्किल की इक्वेशन आप लिख सकते हैं, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 प्लस लैम्डा टाइम्स xy1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। आइए इस चीज को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ये आखिरी 2 फैमिली हैं, कुल मिलाकर 6 फैमिली हैं। आइए इस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं कि आया कैसे, समझने की कोशिश करिएगा। इधर देखिए, ये लाइन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और इस पर एक पॉइंट गिवन है x1 y1। तो x1 y1 को सेंटर मान के 0 रेडियस का सर्किल लिख लिया। तो x1 y1 को सेंटर मान के 0 रेडियस का सर्किल क्या हो जाएगा? x माइनस x1 का स्क्वायर, y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे गुरुजी 0 रेडियस का सर्किल क्यों लिख रहे हो? क्योंकि x1 y1 एक पॉइंट है और पॉइंट को हम 0 रेडियस के सर्किल की तरह सोच सकते हैं। अब ये सर्किल हो गया s इक्वल टू 0
और ये लाइन हो गई L इक्वल टू 0। तो इस सर्किल और लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलने वाला कोई भी सर्किल क्या होगा, S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। इस प्रकार से डिराइव किया गया है। एक और नीचे वाले का डेरिवेशन देखें, ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2। तो ये कैसे डिराइव हुआ इसको भी समझिए। इन दोनों को डायमीटर के एंड पॉइंट मान के एक सर्किल लिख लिया। एक सर्किल तो होगा ही जिसके लिए डायमीटर के एंड पॉइंट होंगे। तो इस सर्किल की इक्वेशन हो गई x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। और इन दोनों पॉइंट से निकलने वाली एक लाइन की इक्वेशन लिख ली। इन दो पॉइंट से निकलने वाली लाइन डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दीजिए, xy1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। ये लीजिए। अब इस सर्किल और इस लाइन के क्लियरली यही दो इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे, x1 y1 और x2 y2। हमने चालाकी कर ली है। तो इस सर्किल और इस लाइन के इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलने वाले किसी भी सर्किल की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। ये हो गई 6 फैमिली। इनकी मदद से एक सवाल बनते हैं। कॉपी कर लीजिए पहले आप। एक जबरदस्त क्वेश्चन, दो बेहतरीन क्वेश्चन अपन लेने आ रहे हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन पहले से बच्चे देख लें। हाँ, क्वेश्चन कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्किल passing through, find equation of a circle passing through intersection point of this x square plus y square, x square plus y square minus 4x minus 6y minus 12 equal to 0 and x square plus y square plus 6x and x square plus y square plus 6x plus 4y minus 12 equal to 0 and cutting the circle this, कौन सर्किल x square plus y square, x square plus y square minus 2x minus 4 equal to 0 ऑर्थोगोनली। ये क्वेश्चन है। आइए इसकी बात करें। क्वेश्चन कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्किल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस। एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन निकालिए जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो। तो हम वही शुरुआत करेंगे कि इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले किसी भी सर्किल की इक्वेशन हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। आइए रीअरेंज कर लें। एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस लैम्डा, वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस लैम्डा, एक्स इंटू माइनस 4 प्लस 6 लैम्डा प्लस वाई इंटू माइनस 6 प्लस 4 लैम्डा माइनस 12 इंटू 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। इसको 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड कर दें ताकि ये नया सर्किल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। माइनस 4 प्लस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा वाई इंटू माइनस 6 प्लस 4 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा माइनस 12 इक्वल टू 0। ये आ गए वो सारे सर्किल्स जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि ये वाला जो सर्किल आया है और यह जो सर्किल गिवन है ये 1 और 2 ऑर्थोगोनल होने चाहिए। ऑर्थोगोनल का मतलब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री होना चाहिए। बताया गया है दो सर्किल्स की ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन। दो सर्किल्स की ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन क्या होती है प्यारे प्यारे बच्चों? 2g1 g2 2f1 f2 c1 प्लस c2। तो ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है। तो 2 इंटू g1, g1 का मतलब x के कोफिशिएंट का आधा इंटू g2 x के कोफिशिएंट का आधा
प्लस 2 टाइम्स F1, F1 मतलब y के कोफिशिएंट का आधा इंटू F2, y के कोफिशिएंट का आधा शुड बी इक्वल टू C1 प्लस C2। तो C1 -12 आ गया और C2 -4 आ गया। ये लीजिए, यहां 2 से 2 कट गया, यहां 2 से 2 कट गया, पूरी चीज 0 हो गई। तो घटिया सी इक्वेशन बन गई। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें, 4 माइनस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू -16 गेट लैम्डा। क्वेश्चन कहता है इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाला एक ऐसा सर्किल निकालो जो कि इसको ऑर्थोगोनल हो। ठीक है, अभी अगर मान लो फैमिली ऑफ सर्किल नहीं होता, परिवार का साथ नहीं होता, तो बड़ी दिक्कत आ जाती, लेकिन हम आराम से कर लेंगे। कॉपी कर लीजिए, छोटा सा करेक्शन कर लें। 6 लैम्डा अपन एक्स का चूक गए हैं, तो 6 लैम्डा कर लें, तो यहां 6 लैम्डा आ जाएगा, जिसके कारण यहां 6 लैम्डा आ जाएगा, जिसके कारण ये कैरी होते होते यहां पर -6 लैम्डा आ जाएगा। छोटा सा करेक्शन कर लें, 6 लैम्डा रह गया। ऐसा क्वेश्चन की बात करें, जो एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, आपने अटेम्प्ट किया था। क्वेश्चन कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल्स। क्वेश्चन कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल्स which have radius √13 and touch line this, कौन सी लाइन? 2x - 3y + 1 = 0 at 1, 1 and touch line this at this। बहुत ही आसान है, बिल्कुल आराम तरीके से करेंगे। अपन यहां पर फैमिली 5 का यूज करेंगे। इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करने वाले किसी भी सर्किल की इक्वेशन क्या होगी? x - 1 का स्क्वायर, y - 1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स 2x - 3y + 1 = 0। इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करने वाले किसी भी सर्किल की इक्वेशन ये आ गई। अब आइए इसको रीअरेंज कर लेते हैं। x² + y², x का कोफिशिएंट यहां से -2x आएगा, तो -2 + 2 लैम्डा। y का कोफिशिएंट -2y, -2 -3 लैम्डा। कांस्टेंट टर्म 1 + 1 2, 2 + लैम्डा = 0। ये निकल के आ गया सर्किल, सिर्फ रीअरेंज कर लिया। ये वो सारे पॉसिबल सर्किल आ गए जो सर्किल इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करते हैं। अब रेडियस कितना होना चाहिए? रेडियस होना चाहिए √13, यानी g² + f² - c, ये √13 के बराबर हो जाए, यानी g² + f² - c 13 हो जाए। g² का मतलब x के कोफिशिएंट का आधा, f² का मतलब y के कोफिशिएंट का आधा, c का मतलब तो पूरा कांस्टेंट टर्म 13। बस 2 सर्किल आएंगे, गेट लैम्डा। देखो आप कॉमन सेंस से बता सकते हो 2 सर्किल आएंगे। कैसे? अगर लाइन पर ऊपर एक पॉइंट गिवन है और रेडियस को फिक्स कर दिया, तो एक सर्किल इस ओर बन जाएगा और उसी रेडियस का एक सर्किल इस ओर बन जाएगा। अगर रेडियस को फिक्स कर दिया तो एक सर्किल इस ओर बन जाएगा और एक सर्किल इस ओर बन जाएगा, सेम रेडियस का। तो यहां से आपको लैम्डा की 2 वैल्यू मिल जाएगी, लैम्डा में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। लैम्डा के वैल्यू रखेंगे तो सर्किल की इक्वेशन मिल जाएगी। कॉपी करिए। क्वेश्चन को सब बच्चे ध्यान से देखेंगे और इस क्वेश्चन को सब बच्चे ध्यान समझेंगे। लुक एट द क्वेश्चन एंड लिसन वेरी केयरफुली। क्वेश्चन कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू a2, 0 मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। लाइन पर पॉइंट तो पता है और ये एंगल ऑफ 45 डिग्री बनाती है विद टेंजेंट एट ए टू द सर्किल दिस। तो आइए इस सर्किल की इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। इस सर्किल की इक्वेशन को रीअरेंज कर लें तो x² + y² + 4x - 6y, यहां कितना आएगा? 4 और 9 +4 + 9, तो 13 - 25 दैट इज -12। ये आ गया। ये हमने सर्किल की इक्वेशन को रीअरेंज किया, कुछ नया नहीं किया, सिर्फ सर्किल की इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया।
अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुना जाए। अब इस पर हमको टेंजेंट एट 2,0 2,0 पर हमको टेंजेंट चाहिए। तो 2,0 पर इस सर्किल की हम लोग बड़े आराम से टेंजेंट लिख सकते हैं। 9 4 13, 13 गए इसमें से तो 2 और 1 12, बिल्कुल सही। तो टेंजेंट एट 2,0 हम x1 करके लिख सकते हैं। तो बड़े वैसे तो अपन को इस स्लोप की जरूरत है, ये पॉइंट 2,0 सर्किल के ऊपर है। चलिए थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं। ये पॉइंट 2,0 सर्किल के ऊपर है और सर्किल का सेंटर भी हमको पता है -2,3 सर्किल का सेंटर। तो इस लाइन का स्लोप 0 -3 अपॉन 2 -2 -3/4। तो टेंजेंट का अगर स्लोप की बात करें तो टेंजेंट का स्लोप 4/3 निकल के आ जाएगा। ये तो टेंजेंट का स्लोप आ गया, टेंजेंट एट 2,0 टेंजेंट का स्लोप आ गया। लेकिन आपको टेंजेंट से लेना देना नहीं है, इसके साथ 45 डिग्री का एंगल। अब इसके साथ 45 डिग्री का एंगल एक ऐसे बनेगा और इसके साथ 45 डिग्री का एंगल एक ऐसा बनेगा। दो तरीके से इसके साथ 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो दो अलग अलग लाइनें निकल के आएंगी, दो अलग अलग लाइनें। कैसे निकालते हैं इन दोनों लाइनों की इक्वेशन, आइए देखें, सुनो ध्यान से। इस लाइन का खुद का स्लोप कितना है 44/3। तो मान लो ये लाइन अपने, ये लाइन जो है अल्फा एंगल बनाती है। थोड़ा डायग्राम में समझा रहा हूं। इस लाइन का खुद का स्लोप कितना है 4/3। तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये लाइन अल्फा एंगल बनाती है। कितना एंगल बनाती है अल्फा। तो एक लाइन 45 डिग्री नीचे की ओर बनाएगी और एक लाइन 45 डिग्री ऐसे ऊपर की ओर बनाएगी। जो लाइन 45 डिग्री नीचे की ओर बनाएगी, इस लाइन का स्लोप कितना होगा अल्फा -45, यानी tan अल्फा -tan 45 1 + tan अल्फा tan 45। tan अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3। तो 4/3 -1 अपॉन 1 + 4/3। ऐसे ही दूसरी लाइन का स्लोप आप निकाल सकते हैं। इसका स्लोप हो जाएगा अल्फा +45 डिग्री। देखो ये लाइन अगर खुद अल्फा एंगल बना रही है तो 45 डिग्री नीचे झुकाओगे तो अल्फा -45, 45 डिग्री ऊपर लोगे तो अल्फा +45। ये आ गया। तो इसका स्लोप आ गया tan अल्फा tan 45 डिग्री 1 - tan अल्फा tan 45 डिग्री, दैट इज 4/3 + 1 अपॉन 1 - 4/3। तो आइए यहां से अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 5 6 7, 3 - 4 -7 आ गया। यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 में से 1/7 आ गया। तो लाइंस की इक्वेशन आ गई। हम लिख सकते हैं लाइंस आर, पॉइंट पता स्लोप पता। तो एक हो जाएगी y -0 -7x -2 एंड y -0 1/7 × x -2। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन में दो अलग अलग पार्ट हैं। पहला पार्ट कहता है कि ये जो टेंजेंट है 2,0 पर, उस टेंजेंट के साथ 45 डिग्री बनाने वाली लाइनें निकालिए। तो वो पहला पार्ट हो गया हमारे पास। अब सुनना है ध्यान से दूसरा पार्ट। इस इक्वेशन के दो अलग अलग पार्ट हैं। दूसरा पार्ट को सुनेंगे और सिर्फ आपके बैच में लाल रंग का इस्तेमाल, बाकी बच्चों को तो यह रंग देखने को भी नहीं मिलता। ओके, बोलता है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल्स रेडियस 3। तो सर्किल्स का रेडियस ऑलरेडी गिवन है कि सर्किल का रेडियस कितना है 3 और सेंटर ए से कितनी दूरी पर है 5√2 की दूरी पर है। तो देखो ऐसे कितने सर्किल होंगे 4 सर्किल होंगे। कैसे, यही आपका पॉइंट ए है। तो ए से 5√2 यहां पर दूरी, ए से 5√2 यहां पर दूरी, ए से 5√2 यहां पर दूरी और ए से 5√2 यहां पर दूरी। ऐसे 4 सर्किल होंगे। क्लियर है। आइए, रेडियस ऑलरेडी पता है। कहां गए आप लोग? अरे क्या हो गया? कभी कभी कुछ हो जाता है। अच्छा अच्छा,
हाँ चलिए, तो ऐसे 4 4 सर्किल होंगे। आइए, रेडियस पता ही है, तो चारों सर्किल का सेंटर मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से देखें, चारों सर्किल का सेंटर, हाँ ध्यान से देखें, चारों सर्किल का सेंटर। सुनिए, चारों सर्किल का सेंटर सुनिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान सुनिए। अब देखो, एक लाइन का स्लोप है -7 और एक लाइन का स्लोप है 1/7। सुनिए, मैं चारों सर्किल का सेंटर कैसे निकालता हूं। एक का स्लोप जो -7 है, इसको tan बीटा कह दो, और एक का स्लोप जो 1/7 है, 1/7 जिसका स्लोप है, इसको tan गामा कह दो। यानी एक लाइन हॉरिजॉन्टल से, एक 45 डिग्री वाली लाइन हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल बनाती है और दूसरी 45 डिग्री वाली गामा एंगल बनाती है। ये आपका पॉइंट है A 2,0। अब सुनो ध्यान से, सेंटर क्या क्या हो जाएंगे? सेंटर्स हो जाएंगे 2 + 5√2 cos बीटा, 0 + 5√2 sin बीटा, एक सेंटर। दूसरा सेंटर आ जाएगा 2 - 5√2 cos बीटा, 0 - 5√2 sin बीटा। तीसरा सेंटर आ जाएगा 2 + 5√2 cos गामा, 0 - 5√2 sin गामा। 2 - 5√2 cos गामा, 0 - 5√2 sin गामा। कुछ नहीं किया, पैरामेट्रिक लगा लिया मैंने। देखो कैसे लगाया, इससे 5√2 आगे की ओर और इससे 5√2 पीछे की ओर, इस लाइन पर। फिर इससे 5√2 आगे की ओर और 5√2 पीछे की ओर, इस लाइन पर। जब आगे की ओर जा रहे हो तो +5√2 लेना, जब पीछे की ओर जा रहे हो -5√2 लेना। ऐसे ही दूसरी लाइन पर, जब आगे की ओर जा रहे हो +5√2 लेना और पीछे की ओर जा रहे हो तो -5√2 लेना। और tan बीटा पता है, तो यहां से आप sin बीटा cos बीटा निकाल लेंगे, और tan गामा पता है, तो यहां से आप sin गामा cos गामा निकाल लेंगे। 4 सर्किल बनेंगे, 4 सेंटर आ गए, रेडियस 3 ऑलरेडी पता ही है। पूरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है, ध्यान से करना है। क्वेश्चन के अंदर 6 चीजें निकालनी है, 2 लाइन और 4 सर्किल। कॉपी करिए। देखिए, इस क्वेश्चन को आप ज्योमेट्री से बड़ी चालाकी से कर सकते हैं। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्किल विद रेडियस 3। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्किल विद रेडियस 3 एंड इट टचेस द सर्किल एंड विट टचेस द सर्किल। कौन सर्किल? x² + y² -4x -6y -12 = 0 internally at -1, -1। इस क्वेश्चन को आप चाहो तो फैमिली ऑफ सर्किल वर्किल के प्रपंच से भी कर सकते हो, या इसी क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो बड़े आराम से ज्योमेट्री से भी कर सकते हो। ध्यान से देखो, दिख रहा होगा। अच्छा, अब सुनो, ये जो सर्किल गिवन है, इस सर्किल का अगर सेंटर की बात करें तो 2,3, और इस सर्किल की अगर रेडियस की बात करें तो 2² + 3², 9 4 13 13 12 5 5। अब हम लोग गजब की ज्योमेट्री लगाते हैं। आप देखिए, मैं इस क्वेश्चन को ज्योमेट्री से कितने आराम से करता हूं। ये एक सर्किल है जिसका सेंटर है 2,3, और इस सर्किल पर ही पॉइंट है -1, -1। ठीक है, अगर इस सर्किल का रेडियस 3 है, जिसकी इक्वेशन हमको निकालनी है, तो उसका डायामीटर कितना हो जाएगा? 6। अब सुनो, तो ये जो सर्किल है, ये जो सर्किल निकालना है, ये जो सर्किल फाइंड आउट करना है, ये -1, -1 पर टच करता है इंटरनली। कैसी टचिंग? इंटरनल टचिंग। अब सुनिए ध्यान से,
इंटरनल टचिंग। ध्यान देखिए, ये जो नया सर्किल निकालना है इसका सेंटर यहां कहीं होगा और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2। ध्यान से देखिए 2 क्यों हो गई, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 5 यूनिट्स, ठीक है, ये 5 यूनिट है, और ये 3 हो गई क्योंकि इस सर्किल का रेडियस 3 है, तो 2 हो गई। यानी जो सर्किल मुझे निकालना है उसका सेंटर इन दोनों को इंटरनली डिवाइड करता है, किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। तो सेंटर एक बार में मिल जाएगा, सेंटर ऑफ न्यू सर्किल 3:2 प्लस 2:-1 अपॉन 3+2 कॉमा 3:3 प्लस 2:-1 अपॉन 3+2। ये आ गया 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए 4, 4/5, तो सेंटर आ गया 4/5, 3 तिरिका 9, 7/5। ये लीजिए सेंटर पता, रेडियस पता, सर्किल की इक्वेशन पता। यहां हमने ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया। ये जो नया सर्किल है जो फाइंड आउट करना है, ये इस पुराने सर्किल को इंटरनली टच कर रहा है। अगर इंटरनली टच कर रहा है तो टचिंग पॉइंट और ये दोनों सेंटर एक ही लाइन में होंगे। तो यहां इसका रेडियस अगर 5 यूनिट है, इसका रेडियस 3 यूनिट है, तो बची हुई डिस्टेंस 2 यूनिट होगी। यानी इसका सेंटर कैसे लोकेटेड है, इससे 3 यूनिट की दूरी पर, इससे 2 यूनिट की दूरी पर। यानी इसका सेंटर इन दोनों पॉइंट को डिवाइड करता है 3:2 के रेशियो में। कॉपी करिए।